जय हिंद और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस ग्रोथ मोड यूपीएससी द्वारा प्रायोजित एक साप्ताहिक श्रृंखला जो मात्र और मात्र कानूनी अभ्यास को समर्पित है। उसके 8वें उपाख्यान में मैं हूं ध्रुव जानी। जैसे हमें मालूम है कि हम लोग यह कानूनी समर्पित श्रृंखला में अलग अलग कानून की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे कानून जिन्होंने भारत को रूपांतरण करने में अहम भूमिका निभाई हो, चाहे वो स्वाधीनता के पूर्व हो चाहे वो स्वाधीनता के बाद हो। हाल फिलहाल हम लोग स्वाधीनता के पूर्व में जो है हमारी यात्रा वहाँ तक पहुँची है और हमने कई सारे कानून देखे और हमें यह भी मालूम है कि कानून प्रति कानून हम लोग हमारी स्वाधीनता के और हमारे अलग स्वतंत्र संविधान के करीब जा रहे हैं। और आज का जो कानून है वो एक ऐसा कानून है, एक विशेष कानून है कि जो हमें हमारी स्वाधीनता वो हमारे अलग संविधान के बेहद करीब लाके खड़ा कर देगा। दरअसल आज की जो चर्चा है जिस कानून पर, वो एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने भारतीय एक अलग संविधान के गठन को जो है अवकाश दिया और उसी से हमारा जो गठन है वो एक शक्य चीज बना। तो आज हम लोग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गठन में या कॉन्स्टिट्यूशनल आप कह लीजिए डेवलपमेंट में एक सीमा चिन्ह रूप, एक माइलस्टोन रूप यह कानून है। सेम फॉर्मेट में देखेंगे, बैकग्राउंड की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात करेंगे और साथ ही में इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। प्लस एज यू कैन ऑल नो दैट वी आर एक्चुअली एनालाइजिंग दिस पर्टिकुलर बुक। ठीक है, हम लोग यह बुक को फर्दर एनालाइज कर रहे हैं, साथ में इसमें हम हमारे इनपुट भी लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मात्र और मात्र यह बुक की बात हो रही है, यहाँ मेरे और हमारी रिसर्च टीम के जो इनपुट्स है ये भी लगे हुए हैं, उसके साथ उसको एकदम फाइनली ब्लेंड करके हम लोग आपको प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा महत्वपूर्ण कानून है और भारत में एक जिम्मेदार सरकार की दिशा में, भारत में एक जिम्मेदार सरकार की दिशा में भी यह एक अहम कदम है। सेल्फ गवर्नेंस, स्वशासन की दिशा में भी यह एक जो है अहम कानून है। तो कुल मिलाकर इस कानून के कई मायने हैं जिसको हम लोग आगे एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम बैकग्राउंड से शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग इसके मुख्यतः कारण देखने का प्रयास करेंगे कि वैसे कौन से कारण तब मौजूद थे जिन कारणों की वजह से ब्रिटिश सरकार को अपने संसद भवन में ब्रिटिश इंडिया को लेकर, ब्रिटिश भारत को लेकर ऐसा कानून पारित करने पड़े। तो सबसे प्रथम जैसे हमने बात की कि यह कानून ने स्वशासन की स्थापना करने में भूमिका निभाई। स्वशासन की स्थापना हेतु भूमिका निभाई। स्वशासन कह सकते हैं, यहां हम लोग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। कि जिसको जिम्मेदार ठहराया जाए। ठीक है, प्लस जो 1999 का जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखा था, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से भी जानते हैं, तो वो भी एक अस्वीकृत था और उससे भी हमारा जो जन समूह था उसे संतुष्टि नहीं मिली थी। ठीक है, तो वो एक प्रकार से अस्वीकृत था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अस्वीकृत। तो ये भी एक इसका कारण है कि आगे चलकर भारत की जो मांग थी वो और तीव्र बनने लगी स्वशासन की, वो एक जिम्मेदार सरकार की। तो आगे चलकर ये भी एक कारण है कि ब्रिटिश संसद को मजबूर होकर यह कानून वहां पारित करवाना पड़ा और फिर बाद में भारत में उसे लागू करवाना पड़ा। प्लस अगर उसके बाद तीसरा कारण इसका तपास है या खोजने का प्रयास करें तो एक कारण यह भी था कि 1919 का जो यह लॉ था, यह सर्वप्रथम ऐसा कानून था कि जिस कानून को रिव्यू करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कोई समिति गठन की सिफारिश की हो। इट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस एंड विच वाज हैपेंड फॉर द एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, कि सरकार ने ऐसा तय किया कि भाई अब इस कानून की जो कार्य क्षमता है उसको फिर से तपास करने के लिए, या आप कह लीजिए उसको फिर से रिव्यू करने के लिए, उसका पुनः अवलोकन करने के लिए सरकार ने एक कमीशन गठन की सिफारिश की थी। और वो कमीशन
1927 में कॉन्स्टिट्यूट भी हुआ, जिसका नाम था साइमन कमीशन। हमें मालूम है कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सभ्य नहीं था। हालांकि भारत को स्वशासन देने की बात थी, भारत को जिम्मेदार सरकार देने की बात थी, मगर फिर भी उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। तो इसकी वजह से भारत में इसका भरपूर विरोध हुआ, भरपूर विरोध भारत में। जो हमें मालूम है, गो बैक साइमन जो एक बहुत ही पॉपुलर नारा हुआ था, तो एक तीव्र विरोध हुआ। इसीलिए यह कमेटी के द्वारा जो दी गई अनुशंसाएं थी, जो सिफारिशें थी, वे लागू नहीं हो पाई। भारतीयों ने इसे लागू करने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन जो था वो जीरो था। हालांकि बात तो भारत की सरकार के लिए हो रही थी, मगर उसमें उन लोगों का प्रतिनिधित्व ज्यादा था, विदेशी प्रतिनिधित्व, वाइल जो देसी प्रतिनिधित्व था वो बहुत ही कम था। तो इसी वजह से विरोध हुआ, हमने सिफारिशें इनकी नकार दी, जो साइमन कमीशन ने सबमिट की थी 1930s में। ठीक है, उन सिफारिशों को हमने नकार दिया। मीनवाइल इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन 1931 में नेशनल गवर्नमेंट नामक एक गठबंधन सत्ता पे आया। नेशनल गवर्नमेंट कोएलिशन, यह एक प्रकार का अलायंस कह लीजिए। ठीक है, अब वो सत्ता पे आया। उस समय अब यह एक डेडलॉक हो गई है। साइमन कमीशन की अनुशंसाएं भारतवासी जो है वे मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इस कमीशन में भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, अन्याय हुआ था। तो इस मसले को हल करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस कहना उचित रहेगा, क्योंकि 3 हुई थी। वो करनी पड़ी, क्योंकि यहां अब भारतीयों को साथ में लेके उनका भी आवाज, उनकी भी मांगे सुनकर यह तय करना था कि किस प्रकार का सरकारी मॉडल भारत को देना है, किस प्रकार की शासन जो प्रणाली है वो भारत को देनी है। तो अब यहाँ भारत का प्रतिनिधित्व था, भारत का प्रतिनिधित्व, और इसका जो समय था वो था 1930, 31 और 32 का, जिसमें 31 और 32 का यानी कि पहले और तीसरे का, आखिरी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। और कई सारे ऐसे तथ्य भी है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में जो थोड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जो परीक्षा में आमतौर पर पूछे जाते हैं, और वो एकदम एलिमेंट्री होते हैं, जो हमें गूगल से भी मिल सकते हैं। जैसे कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था, महात्मा गांधी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही क्यों कहा जाता है, इत्यादि चीजें वे बहुत ही एलिमेंट्री है, हम यहाँ उसका जिक्र नहीं करेंगे। मगर कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए या भारत का प्रतिनिधित्व लेने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योंकि हमें साइमन कमीशन की अनुशंसाओं से संतुष्टि नहीं थी, जिसमें भारत को प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। तो यहाँ अब भारत भी है सामने, विदेशी प्रतिनिधित्व भी है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सदस्य भी होंगे, यहाँ भारतीय नेता भी होंगे। उनके बीच में 3 लगातार वर्षों तक यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली, जिसे गोलमेजी परिषद कहा जाता है हिंदी में या एनी अदर देवनागरी रीजनल लैंग्वेजेस में। अब मीनवाइल यहाँ सत्ता परिवर्तन हो चुका है 1931 में, तो यही नई सरकार ने इन द ईयर 1933 यही नेशनल गवर्नमेंट की सरकार ने सन 1933 में एक कमिटी का गठन किया। इन 1933 इस
कमेटी को वो काम दिया गया, वो जिम्मेदारी दी गई, और इस कमेटी का आधार भी, कमेटी के गठन का आधार भी गोलमेजी परिषद यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस व प्लस साइमन कमीशंस की अनुशंसाओं के ऊपर ही आधारित था। ये जिक्र में यहाँ करना जरूरी है। तो उसके ऊपर एक जॉइंट सिलेक्ट कमेटी का गठन किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट कह लीजिए, ठीक है, कि वो ये मुद्दे पर देखे कि क्या भारत को स्वशासन देना चाहिए, अगर हाँ तो कौन सा मॉडल उन लोगों को देना चाहिए, किस प्रकार का वहाँ का शासन तंत्र जो है वो होना चाहिए। इस मुद्दे पर एक कमेटी का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो थे। इस कमेटी का गठन वर्ष था 1933। इसने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई 1934 में, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। ये ऐसी कमेटी थी जिसे दोनों सदनों से सदस्य मिले थे, दोनों सदनों से सदस्य मिले हुए थे, ठीक है, जिनके अध्यक्ष जो थे वे लॉर्ड लिनलिथगो थे। उसके बाद इस कमेटी को जो काम दिया गया था वो काम दिया गया था डिस्कस करने के लिए, या आप कह लीजिए ऑब्जर्व करने के लिए, 3 अलग अलग चीजों की अनुशंसा है। क्या थी वो 3 चीजें? सर्वप्रथम साइमन कमीशन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, और आखिरी में व्हाइट पेपर्स। देखिए इसमें से हमने ये 2 तो देख ली है, साइमन कमीशन व राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मगर ये जो व्हाइट पेपर्स है ये दरअसल एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आमतौर पे गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। तो 3 चीजों का अभ्यास करने हेतु इस पूरी कमेटी का गठन हुआ था। जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जो कि अंग्रेजों ने ब्रिटिश इंडिया के लिए बनाए हुए थे कि भविष्य में इन लोगों का क्या किया जाए, किस प्रकार का शासन तंत्र दिया जाए, ठीक है। तो इन सारी चीजों का इस कमेटी को अध्ययन करना था और अपनी रिपोर्ट जो है वो देनी थी। इसने अपनी रिपोर्ट 1934 में ब्रिटिश सरकार को सुपर्द की, जिसके ऊपर ब्रिटिश सरकार ने कठोर कदम उठाए, इस कमेटी की जो अनुशंसाएं थी उनको माना, जो सिफारिशें थी उनको माना, और एक कानून का गठन किया जिसका नाम पड़ा 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। मूल कानून में 2 भाग है, 2 हिस्सों में यह मूल कानून बटा हुआ है, जिसमें पहला हिस्सा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और दूसरा हिस्सा है गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935। बर्मा को लेकर भी यही कानून में प्रावधान जो है वे किए गए थे, ठीक है। प्लस अगर इसकी एलिमेंट्री चीजें देखें यह पूरे कानून की, तो यह सबसे लंबा कानून था। ऐसा सबसे पहला कानून था कि जो ब्रिटिश संसद में भारत के लिए बनाया हुआ हो, उन कानूनों में से सबसे लंबा कानून इसे माना जाता है, इसे कहा जाता है, जिसमें कुल 32 सेक्शंस थी, 32 सेक्शंस, एंड it was having 10 schedules. It was longest of all, which were framed in British Parliament for British India. तो ये भी एक बात है। प्लस अगर इसे एसेंट की बात की जाए तो इसे एसेंट तो जो है वो 1935 में ही मिल गया था, मगर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1937 में जाके लागू हुआ। तो ये बात हमें देखनी है। प्लस अगर इसका एम देखें तो इट्स एन एक्ट टू मेक फर्दर प्रोविजंस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद इसका टेरिटोरियल एक्सटेंट, टेरिटरीज अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल, enacted by Parliament of United Kingdom, Royal Accent 24th of July 1935, and it was commenced, यानी कि it came into force in the year 1937 1st April, और इसका स्टेटस it replaced on 26th January 1950 in India. Yes, तो ये इसका एक एलिमेंट्री भाग है।
जो मैं यहाँ एक इंट्रोडक्शन के तौर पर हम लोग यूज कर सकते हैं, वो हमारी प्रिलिमिनरी परीक्षाओं की दृष्टि से भी थोड़ा महत्वपूर्ण रह सकता है। ठीक है, तो ये बात हुई इसके बैकग्राउंड की, इसके कारणों की कि क्यों यह कानून को लागू करना पड़ा ब्रिटिश संसद में पारित करके। अब हमें देखने हैं इन कानून के उद्देश्य कि दरअसल कौन से ऐसे उद्देश्य थे जो यह कानून के द्वारा पूरे करने का प्रयास किया गया। देखते हैं। सर्वप्रथम, टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। यस, स्वशासन व जिम्मेदार शासन। स्वशासन व जिम्मेदार शासन। फिर टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि भारत का प्रतिनिधित्व बढ़ाना। भारत के प्रतिनिधित्व में निरंतर इजाफा करना, जो आज दिन तक वे लोग रोक के रखे थे, अब उनको हमें बढ़ाना है। उसके बाद जो तीसरा उद्देश्य था वो था टू इम्प्लीमेंट मेजर रिकमेंडेशंस बाई, पहले तो जो साइमन कमीशन ने रिकमेंड्स दी थी, प्लस उसके बाद राउंड टेबल कमीशन, प्लस उसके बाद व्हाइट पेपर्स जिसका जिक्र हमने यहाँ किया। तो इन उद्देश्यों के साथ इस पूरे कानून को गढ़ा गया था और भारत में उसे लागू भी करवाया गया। अब आगे हमें इन कानून के मुख्य प्रावधान देखने हैं जिन्होंने भारत के तंत्र में, शासन तंत्र में काफी फेरफार किया, जिसमें से सबसे प्रथम रहेगा ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसके तहत एक फेडरेशन निर्माण की बात की गई। फेडरेशन यानी हमें समझना है कि एक सेंट्रल होगा विंग और उसके स्टेट्स होंगे, जैसे आज हमारे है और आज हमारे पास यूटी है। ठीक है, तो इसमें जो ओरिजिनल प्रावधान था वो कहता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक होगी ही, मगर एक यहाँ प्रोविंस होंगे और जो आज यूटी है वो यूटी को हमें भूल जाना है, उसकी जगह प्रिंसली स्टेट्स होंगे। ठीक है, ये विजुलाइज किया था यह पूरे कानून ने, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सेंटर हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो और साथ ही में प्रिंसली स्टेट्स हो। हालांकि यह प्रावधान कभी भी लागू नहीं हुआ क्योंकि प्रिंसली जो स्टेट्स थे वे कभी इस प्रावधान पर राजी नहीं हुए, वे जुड़े ही नहीं। तो इसी वजह से यह जो प्रिंसली स्टेटों की वजह से, उनकी असहमति की वजह से यह प्रावधान कभी लागू ही नहीं हुआ। उसके बाद डिवीजन ऑफ पावर, द एक्ट प्रोवाइडेड सब्जेक्ट्स इनटू 3 लिस्ट। आज जो हम लोग सत्ता विभाजन देख रहे हैं हमारी 7वीं अनुसूची अनुसार, वो सत्ता विभाजन, उस प्रकार का सत्ता विभाजन दरअसल 1935 के इस एक्ट में विजुलाइज किया गया था। आज भी हमारे पास 3 ही सूचियां हैं, जिसमें हम लोग एक केंद्र सूची गिनते हैं, एक राज्य की सूची होती है और एक होती है संयुक्त सूची। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म दिया गया, 3 सूचियों में सत्ता विभाजन कर दी गई। सूचियों में सत्ता विभाजन, जिसमें प्रथम थी फेडरल लिस्ट, दूसरी सूची या दूसरा लिस्ट था प्रोविंशियल लिस्ट, और जो तीसरा लिस्ट था वो था रेसिड्यूरी लिस्ट, जिसमें रेसिड्यूरी लिस्ट फॉर आप कह लीजिए वाइसरॉय, क्योंकि यह जो पावर था वो था फेडरल के हाथ में। तो फेडरल लिस्ट में देयर वर 59 सब्जेक्ट्स या आइटम्स कह लीजिए। इन प्रोविंशियल लिस्ट देयर वर 54 एंड इन रेसिड्यूरी लिस्ट देयर वर 36 आइटम्स। ठीक है, तो सेम मैकेनिज्म आज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं इन अवर इंडिपेंडेंट इंडिया, इन अवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो विजुअलाइज हुआ था 1935 के इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। तो ये भी एक प्रोविजन है। उसके बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। यस, आज जो राज्यों के पास जो कुछ सत्ताएं है, राज्य सूची है, प्लस राज्य का अपना अपना स्वतंत्र डोमेन होता है। ठीक है, वो स्वतंत्र डोमेन दरअसल इस कानून के तहत एस्टेब्लिश हुआ। ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता। इस कानून ने
जो डायरकी लागू थी 1919 के कानून से, उसे खत्म कर दिया। प्लस प्रोविंस को ताकतवर कर दिया। प्लस जो गवर्नर प्रोविंस के थे उनकी जो सत्ता है वो बढ़ा दी। कुल मिलाकर राज्यों यानी कि प्रांतों के, तब के प्रांतों को, उनके गवर्नरों को शक्तिशाली बना दिया गया, उन लोगों को और स्वायत्तता दे दी गई। तो ये भी एक अपने आप में अहम बात है। उसके बाद डायरेक्टी एट सेंटर, यहाँ डायरेक्टी चालू रही और एक ड्यूल गवर्नमेंट का फॉर्म जो है वो यहाँ सेंट्रल लेवल पे विषयों को 2 सूचियों में बांटने का यह प्रावधान था, जिसके तहत एक थे ट्रांसफर्ड लिस्ट और दूसरे थे रिजर्व्ड लिस्ट। मगर ये प्रावधान जो है वे कभी लागू ही नहीं हो पाए, क्योंकि इनमें कुछ त्रुटियां थी, कुछ कमियां थी, कुछ लूपहोल्स थे, तो यह प्रोविजन को ड्रॉप आउट कर दिया गया। उसके बाद बाई कैमलरिज्म यानी कि द्विगृहीय पद्धति जो आज तक चल रही है हमारे भारत में, द्विगृहीय शासन प्रणाली, ठीक है, जो आज हम लोग देखते हैं। अगर हम सेंटर में जाए तो भी 2 हाउसेस का एक मैकेनिज्म देखते हैं, वाइल अगर हम स्टेट में जाए तो स्टेट में भी 2 हाउसेस का प्रोविजन है। हालांकि कुछ राज्यों को छोड़ के अधिकांश राज्यों में मात्र और मात्र यूनिकैमरल सिस्टम है, मगर हमारे संविधान में निसंदेह निश्चित रूप से प्रावधान जो है वे दिए गए हैं कि अगर राज्य चाहे तो वो अपने शासन तंत्र को द्विगृही में तब्दील कर सकता है, जब चाहे वो तब्दील कर सकता है, जब चाहे वो फिर से एक तंत्र या एक गृही तंत्र में फिर से वो आ सकता है। तो वो उसको स्टेट को वो ताकत दी गई है। मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे संविधान में ये प्रावधान है, द्विगृहीय प्रावधान जो है वह मौजूद है, वह महत्व की बात है। और साथ ही में तब के 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में ये प्रणाली जो है इंट्रोड्यूस कर दी गई, इंट्रोड्यूस्ड इन 6 प्रोविंस आउट ऑफ 11। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी बात है। और इसकी ही जो रूपरेखा है द्विगृहीय शासन प्रणाली की, यही रूपरेखा हमने उठा के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लागू की है। ठीक है, तो ये भी एक इसका महत्वपूर्ण प्रावधान था। उसके बाद वोटिंग राइट्स, यस, वोटिंग राइट्स दिए गए। वोटिंग राइट्स एक्चुअली भारत के 10% आबादी के लिए एक्सटेंड की गए, विस्तृत किए गए। अब 10% भारतीय को मताधिकार मिला। उसके साथ यहां अलग निर्वाचक मंडल की भी बात की गई। निर्वाचक मंडल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स महिलाओं को दिए गए, मजदूरों को दिए गए। साथ ही में जो पिछड़े वर्ग थे उन लोगों के लिए भी अलग निर्वाचित मंडल का गठन किया गया। हालांकि यह एक कंट्रोवर्शियल प्रावधान है, विवादास्पद है, मगर यहाँ हमें मात्र और मात्र अभी हाल ही में हमें मात्र और मात्र इसके प्रावधान ही देखने, तो हम लोग यहाँ कोई अन्य टिप्पणी करने से बचेंगे, यानी कि इसका इवोल्यूशन करने से बचेंगे हाल फिलहाल। ठीक है, तो एक अलग निर्वाचक मंडल हुआ और इस कानून ने प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन। ये बड़ी बात थी, डायरेक्ट इलेक्शंस। तो ये थे वोटिंग राइट्स के प्रावधान। अब अगर आगे देखें तो काउंसिल ऑफ इंडिया, जिस काउंसिल ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने बनाया था, उसको 1935 के एक्ट ने खारिज कर दिया, यानी कि इसको नल एंड वॉइड कर दिया। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन लंदन को
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन लंदन को एक अलग से एडवाइजरी ग्रुप दे दिया गया और जो काउंसिल इंडिया थी या इंडिया काउंसिल थी उसको पूर्ण रूप से खारिज कर दिया गया, नाबूद कर दिया गया। उसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस, एक फेडरल बैंक के रूप में यह एजेंसी का गठन हुआ और इस गठन की इस कानून ने जो है बात की, यानी कि इस बैंक के गठन के लिए इस कानून में प्रावधान मौजूद थे जो एक भारत के लिए फायदाकारक थे, जो लोग आगे इसके इवोल्यूशन में देखेंगे। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशंस के गठन को भी अवकाश मिला, यानी कि अलग अलग सेवा आयोगों को, जिसके तहत आज यूपीएससी मौजूद है, जिसके तहत आज वेरियस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस मौजूद है। ठीक है, इसका अवकाश इस कानून से हुआ, इस कानून से ये वास्तविकता में तब्दील हुआ है। उसके बाद फेडरल कोर्ट की भी स्थापना का प्रावधान यहाँ किया गया और इस फेडरल कोर्ट की स्थापना न्यू दिल्ली में करनी थी। 1937 में इस अदालत की स्थापना भी हो गई, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और नॉट मोर देन 6 जजेस की टीम थी, यानी कि कुल 7 जजों से हमारी आज की जो सुप्रीम कोर्ट है वो शुरू हुई थी फेडरल कोर्ट के नाम पे। ठीक है, आज जो टीम है, टीम लिमिट है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें 1+30 का रेशियो चल रहा है। 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, बाद में 30 जो है वे अदर जजेस होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, जो 1+6 से शुरू हुआ था, 1+ नॉट मोर देन 6 से शुरू हुआ था, वो कहना बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद फेडरल रेलवे अथॉरिटी की भी स्थापना हुई। फेडरल रेलवे अथॉरिटी जो आज इंडियन रेलवेज के नाम से विश्वविख्यात है, वो उसकी जो स्थापना है, उसके जो गठन है, वो फेडरल रेलवे अथॉरिटी के नाम से हुआ था। और इसका एकमात्र उद्देश्य था कि भारत की सीमाओं में रेलवेज को रेगुलेट करे, मगर मात्र ब्रिटिश भारत में, उसके बाहर नहीं। ठीक है, तो ये कुछ इस कानून के मुख्य प्रावधान थे जिसको हमने देखने का प्रयास किया। साथ ही में इस कानून को देख के हमें ये भी लगता होगा, अगर हमें थोड़ा सा भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मालूम हो तो हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष निकल सकते हैं, और ये निष्कर्ष ये रहेगा कि 1935 का जो एक्ट है, इसने हमारे भारतीय संविधान पर बहुत ही बड़ा प्रभाव छोड़ा। इनफैक्ट अगर छोटी बड़ी सब चीजें देखें तो लगभग 40 to 50% of provisions of this act of 1935 were actually adopted in our constitution। ठीक है, तो ये एक हमारे प्रीलिम के लिए भी एक श्योर शॉट जो है प्रश्न हमारे पास तैयार है कि किस कानून ने सबसे अहम भूमिका भारत के संविधान के गठन में निभाई, या भारत का संविधान किस कानून से सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमारा यही एक जवाब रहेगा, और वो होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। अब आगे हमें मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखना है इस पूरे कानून के, कि क्या क्या मेरिट्स हुए और क्या डिमेरिट्स हुए। तो दोनों पक्ष है, ठीक है, अच्छा पक्ष भी है इस कानून का, वाइल इसके क्रिटिक्स भी है, इसका बुरा पक्ष भी थोड़ा हमें देखना है। अब अगर इसके मेरिट डिमेरिट देखने का प्रयास करें तो सर्वप्रथम यह कानून एक ऐतिहासिक घटना थी जिसका हमने जिक्र इस उपाख्यान के शुरुआत में ही किया। एक ऐतिहासिक घटना जिसने भारत में शासन का स्वरूप जो है वो एकदम बदल के रख दिया। प्लस दूसरा मुद्दा रहेगा संविधान भी प्रभावी, जिसका जिक्र हमने अभी किया कि मैक्सिमम प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट आर बीइंग यूज्ड
आर बीइंग कंपाइल्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद यह कानून ने सत्ता विभाजन किया, प्रांतों को मजबूत बनाया। जिन प्रांतों का कोई आवाज ही नहीं था पिछले 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन में, उन प्रांतों को यह कानून ने एक शक्ति प्रदान की, एक नवचेतना प्रदान की। उसके बाद कई सारे अखिल भारतीय संगठनों की स्थापना हुई। कई सारे अखिल भारतीय संगठन की रचना, जिन्होंने भारत के यूनिफिकेशन में बहुत ही अहम भूमिका निभाई, साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट भी निभाया। ठीक है, और इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे सर्वप्रथम सेवा आयोगों को ले सकते हैं, यानी कि यूपीएससी और एसपीएससीज। उसके साथ हम लोग फेडरल बैंक ले सकते हैं, यानी कि आरबीआई। उसके साथ हम लोग अब कह लीजिए रेलवे अथॉरिटी, कोर्ट्स, फेडरल कोर्ट इत्यादि चीजों का समावेश कर सकते। तो यहाँ से एक अखिल भारत की भावना को भी वेग मिला, उसे भी ताकत मिली। तो ये भी एक इसका मेरिट है। और आखिरी में 6th अगर इसका मेरिट देखें तो वो है इमरजेंसी प्रोविजंस। आपको लगता होगा कि हमने इमरजेंसी प्रोविजन तो जर्मनी में से लिए है, तो फिर मैं क्यों यहाँ जर्मनी प्रोविजन का उल्लेख कर रहा हूँ। जी हाँ, हमने बिल्कुल जर्मनी से ही लिए है, मगर उसका जो विचार था, उसकी जो प्रेरणा थी, वो प्रेरणा और समझ इमरजेंसी के बारे में हमने इस 1935 के एक्ट ने दी। समझौती या समझ कह लीजिए, वो प्रेरणा वो हमें यहाँ से प्रदान होता है। तो ये सब बात रही मेरिट्स की। अब अगर डिमेरिट की बात करें तो जो अब भारत जो है वो अपनी मांगों में आगे चला गया है। हमने पिछले व्याख्यान में भी देखा था कि ब्रिटिश शासन जो है वो जब तक भारत में रहा तब तक वो थोड़ा पीछे चलता रहा भारत की मांगों से। भारत जो 10 साल पहले मांगता था वो 10 साल के बाद में देते थे। ठीक है, तो इसी चक्कर में भारत जो है वो कहीं अपनी मांगों में आगे निकल गया और वो अब डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहा था। डोमिनियन स्टेटस यानी कि एक स्वतंत्र उपनिवेश। जो मांग भारत कर रहा था, भारत को अब स्वतंत्र उपनिवेश चाहिए था, वो ये कानून पूर्ण नहीं कर पाया। तो ये इसका पहला डिमेरिट है। दूसरा डिमेरिट अगर हम बोले तो कह सकते हैं कि गवर्नर की सत्ता में वृद्धि, यानी कि इन लोगों को अनियंत्रित बना दिया, गवर्नर्स को उनकी सत्ता में इजाफा करके, प्लस गवर्नर को वीटो भी दे दिया गया, जिसका दुरुपयोग होना संभव था। ठीक है, तो ये इसका दूसरा डिमेरिट है। तीसरा डिमेरिट में हम लोग कह सकते हैं कि इस कानून ने अलग मतदार मंडल की बात की, अलग, या आप कह लीजिए निर्वाचक मंडल। जो महिला वो मजदूर व अन्य पिछड़ी प्रजातियों के लिए था, तो ये भी एक डिविजिव स्टेप था, ये भी एक विभाजक कदम था, जिसने फर्दर कास्ट सिस्टम को या फर्दर कास्ट डिवीजन को इंटेंसिफाई किया। तो ये एक अपने आप में ही एक इसका तीसरा डिमेरिट है। उसके बाद फोर्थ में लघुमतियों की रक्षा के लिए, लघुमतियों की रक्षा हेतु वाइसरॉय को विशेषाधिकार। तो अब वाइसरॉय ये विशेषाधिकार के नाम पे बहुसंख्यक समाज को परेशान करेगा, उन लोगों को तंग करेगा। ठीक है, तो ये भी एक इसका अपने आप में डिमेरिट है। और आखिरी में इसका डिमेरिट जो है वो है, इस कानून ने जरूर सत्ता विभाजन की है। जैसे हमने देखा कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो भी सामने आया, मगर फिर भी जो वास्तविक सत्ता थी वो वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में ही थी। इस कानून के लागू होने के बाद भी
तो ये भी एक इसका अपने आप में डिमेरिट है। वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में। ठीक है, तो कुल मिला के हमने इस पूरे कानून को इवेल्युएट किया और साथ ही में जैसे हमें मालूम है कि 1935 का जो एक्ट है वो थोड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गठन में भी ज़्यादा है, इसका प्रभाव भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गठन पर ज़्यादा है। तो हमने देखा, पूर्ण रूप से देखा, साथ ही में यह कानून कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक वाटरशेड मूवमेंट, एक ऐतिहासिक घटना, एक आमूल परिवर्तन करने वाली घटना के तौर पे इसे माना जाता है और स्वशासन वो एक जिम्मेदार सरकार की दिशा में एक अहम कदम माना जाता है, तो हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण था। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले वीक में अगले एक नए कानून के साथ और अगले नए अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।